और आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, जहां पर अब आप देखने वाले हैं हमारे साथ देवभूमि की खबरें। और बात सबसे पहले देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज आने वाले बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल मंडल के प्रतिनिधियों से सुझाव लेंगे और अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो आने वाले बजट को लेकर सरकार को सलाह देंगे। शाम 4 बजे मुख्य सेवा सदन में होने वाले कार्यक्रम में वित्त मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है, इसलिए भी खास है क्योंकि बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे और इसमें सुझाव भी लेंगे। बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें आम लोगों से भी सुझाव लिया जाएगा। हालांकि जो शाम को 4 बजे ये बैठक होगी, वो बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। और चलिए सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गया है। दीपांकर, आज जो बजट पर ये बैठक होनी है, प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जाएंगे, इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, इससे पहले ये प्रोग्राम नैनीताल में हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे, वित्त मंत्री भी थे और अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रतिनिधि थे, फिर वो चाहे स्टूडेंट्स रहे हो, महिलाएं रही हो, कारोबारी रहे हो, छोटे कारोबारी रहे हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हो, उन सभी से, एजुकेशनिस्ट रहे हो, उनसे पूछा गया था कि आप क्या बजट में नए सुझाव चाहते हैं। तो आज ये गढ़वाल मंडल का कार्यक्रम है, जिसे मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में रखा गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और इसके अलावा जितने प्रतिनिधि रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। और उम्मीद यह है कि जून में बजट सत्र होगा और उस बजट सत्र में सरकार इस जो ये साल है 2022 से 2023 का बजट पेश करेगी। इससे पहले अनुपूरक बजट आया था, तो उस बजट में क्या कुछ नई चीजें हो सकती हैं, कैसे राज्य के डेवलपमेंट की, क्या उसमें सुझाव जनता की तरफ से आते हैं, उसको लेकर आज ये कार्यक्रम है। दीपांकर, एक तरफ तो यहाँ पर बजट की तैयारियां और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, तो दो जिम्मेदारियां इस समय प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के ऊपर हैं। अब यहाँ पर उनका चंपावत का लगातार दौरा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रचार के लिए वो लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में बजट की चर्चा भी अब होनी है। ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करने वाले हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल कंचन, क्योंकि 3 जून को रिजल्ट आएगा चंपावत का, 31 मई को वोटिंग होनी है, तो मुख्यमंत्री के अगले आने वाले 10 से 12 दिन जो रहेंगे उसमें ज्यादा वक्त उनका चंपावत में बीतने वाला है। और उसके बाद साथ साथ जिस तरह आप देखेंगे वो दूसरे एक्शन है, अलग अलग जगहों पर उनका औचक निरीक्षण है या फिर मीटिंग्स हैं या फिर बजट को लेकर चर्चा है, तो जाहिर तौर पर बजट को लेकर एक बड़ी प्लानिंग है। हालांकि इस बार जो वित्त मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, इसके लिए अलग से वित्त मंत्री बनाए गए प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री क्या इसमें नया चाहते हैं और जनता क्या सुझाव देती है, ये सारे कामों में तालमेल बनाते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। बिल्कुल दीपांकर, और ये देखा भी जा रहा है कि जब बजट को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जाएंगे, तो काफी अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यमुनोत्री हाईवे राना चट्टी के पास में बंद हो गया है। लैंडस्लाइड होने के कारण ये रास्ता बंद हुआ है और रास्ता बंद होती हुई तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यमुनोत्री की तस्वीरें भी आपके सामने, लैंडस्लाइड होने के चलते यमुनोत्री हाईवे को बंद होना पड़ गया और अब इसको दुरुस्त करने का काम भी लगातार चल रहा है। इस पर अपने सहयोगी से अपडेट्स भी लेंगे। हालांकि आपको ये जानकारी दे देते हैं कि दोनों तरफ से आने वाली जितनी गाड़ियां हैं वो जहां की तहां खड़ी हुई हैं, क्योंकि मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लैंडस्लाइड होने के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ। और अब बात करें, सीएम धामी एक्शन में है। मंगलवार को ऑफिस से गायब रहने पर देहरादून के आरटीओ को जहां सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम पुष्कर धामी का अंदाज बदला हुआ है। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी वक्त पर ऑफिस आएं और जनता का काम करें। इस आदेश के बाद सीएम धामी ने खुद निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को सुबह 10 बजे जब देहरादून के आरटीओ ऑफिस सीएम पहुंचे तो ज्यादातर काउंटर और कमरे खाली थे। आरटीओ दिनेश पठोई के कमरे में गए तो कमरा खाली था। यहां सब देखकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया, जबकि गायब कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए। देहरादून का आरटीओ ऑफिस दलाली के लिए वैसे ही बदनाम है। ऐसे में जब सीएम खुद पहुंचे तो कर्मचारियों और यहां घूमने वाले एजेंट्स को सांप सूंघ गया। हम लोग एक व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं और हमने सभी दफ्तरों में कहा है कि जो भी जिनका टाइम निर्धारित है वो सभी उस टाइम पर पहुंचे और जो नहीं पहुंच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी हमने शुरुआत की है, चूँकि ये परिवहन आरटीओ कार्यालय हमारा
बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग अपनी बहुत समस्याओं के लिए आते हैं, लाइसेंस बनाने के लिए आते हैं। अगर उनको समय पर यहाँ पर कार्मिक नहीं मिलते हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों ने बीच में बताया था, इसलिए मैंने तय किया था कि जिस दिन भी वो जो टाइम होता है दफ्तर का, उसी समय पर आऊँगा और ठीक मैं 10 बजे यहाँ पर आया हूँ। सीएम धामी का साफ कहना है कि देहरादून आरटीओ जैसा हाल कहीं और ना हो और दूसरे ऑफिस भी सुधर जाएं। ये मैसेज सबके लिए है। सभी जगह हम लोगों ने कहा है कि सभी लोग कार्मिक अपने जो तय समय सीमा है, जो उनका टाइम है दफ्तर पहुंचने का, उस समय पर पहुंचे, अन्यथा सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में खुलेआम दलाली होती है। ये खुलासा न्यूज 18 पहले भी कर चुका था और आज भी लोग कहते हैं कि ये दलालों की जन्नत है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते और दलाल सब कुछ कर सकता है। मगर आप अपना काम आप नहीं करा सकते, आप दलाल के द्वारा ही हो सकता है। अगर दलाल द्वारा कराए तो एकदम हो जाएगा और हम अपना पाएंगे तो चक्कर काटेंगे एसटी ऑफिस और यहाँ आरटीओ ऑफिस। आरटीओ वाले वहाँ भेजेंगे, एसटी वाले यहाँ भेजते हैं। हमें क्या करें हम, बताओ। जिस ऑफिस में खुली लूट होती हो, अधिकारी कर्मचारी वक्त पर ऑफिस ना आते हो, वहाँ मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है वो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक भी है कि वक्त पर ऑफिस आए, वरना सजा भुगतने को तैयार रहें। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, राज्यसभा की खाली हो रही एक सीट को लेकर प्रदेश बीजेपी में एक राय नहीं बन पा रही है। 6 दिन बाद यानी कि 24 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी को जल्द से जल्द 6 नामों का पैनल बनाकर भेजने को कहा था, लेकिन अभी तक बीजेपी ये पैनल नहीं बना पाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है यहाँ पर कि अगले 1-2 दिन में नाम फाइनल हो कर दिए जाएंगे। हम लोग पहले भी 2 बार बैठे हैं, संगठन के साथ भी अलग से हम लोग एक बैठे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हम जो नाम भेजेंगे उसमें बैठकर हमारी चर्चा हो गई है और उस चर्चा में अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर हम उन नामों का पैनल बनाकर और केंद्रीय नेतृत्व को भेज देंगे। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे रहे कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी को सौंप दिया है। आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और पहाड़ की खबरों में अगली खबर पिथौरागढ़ से, जहां के खालिया चौक में रास्ता भटकने से फंसे हुए 2 सैलानियों को पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। भटके सैलानियों की तलाश कर रहे जवानों ने 6 किलोमीटर तक एक बीमार सैलानी को कठिन रास्ते से बिरथी फॉल तक पहुंचाया और यूपी के 2 सैलानी 3 दिन पहले खराब मौसम की वजह से रास्ता भटक गए थे। दोनों ही यहाँ पर सैलानी नामिक के पास पहाड़ियों में मिले, लेकिन एक सैलानी की हालत बहुत ज़्यादा खराब रही, जिसके चलते ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर मंगाया गया और हेली ऑपरेशन भी खराब मौसम के कारण सफल नहीं हो पाया। आखिरकार पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की मेहनत और हिम्मत से ही इस सैलानी को सुरक्षित यहाँ से निकाला गया। तो पिथौरागढ़ के खालिया टॉप में लगातार सैलानियों के गायब होने की घटनाओं के बाद प्रशासन जागा है। प्रशासन ने अब वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर सैलानी का रिकॉर्ड रखा जाए, साथ ही खालिया टॉप जाने वाले रास्तों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं और इसके अलावा सैलानी को खालिया टॉप में खतरे वाले स्थानों के बारे में भी बताया जाए। खालिया टॉप में बीते कुछ दिनों 2 अलग अलग घटनाओं में 4 सैलानी गायब हो गए हैं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद खोजा गया था। इसी क्रम में मेरी तरफ से फंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ये इस संबंध में डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि ट्रैक स्टार्ट करने से पहले वो 5 मिनट की ब्रीफिंग रखी जाए उन सभी लोगों की, और ऊपर जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका ब्यौरा ढंग से रख के उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए। तो आपदा के समय 2 आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की चुनौती बढ़ जाती है। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही दोनों विभाग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड में आपदा और मानसून का चोली दामन का साथ है, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ के कारण चुनौती दोगुनी हो गई है। लिहाजा एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में आ गए हैं।
एसडीआरएफ ने राज्य भर में 37 संवेदनशील स्थानों पर अपनी रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा पहली बार 7 फ्लड रेस्क्यू टीमें भी गठित की गई हैं। हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेशन को अंजाम देने में ट्रेंड जवानों की एक टीम सहस्त्रधारा हेलीपैड पर तैनात रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर हेली की मदद से कहीं भी ड्रॉप किया जा सकता है। माउंटेनियर्स हैं और कई पीक्स दुनिया की वो फतह कर चुके हैं। कुछ लड़के तो उसमें माउंट एवरेस्ट भी जा चुके हैं। तो वो सहस्त्रधारा हेलीपैड पे हमेशा मुस्तैद रहती हैं। कहीं कोई बात हुई तो हेलीकॉप्टर से वो तुरंत पहुंच जाती है। दूसरी ओर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सचिवालय स्थित अपने कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया है, जहां चारधाम यात्रा की पल पल की जानकारी ली जा सकती है। विभाग का कहना है कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की ओर से राजस्व पुलिस सहित सीमांत क्षेत्रों में 500 सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, तो कुमाऊं और गढ़वाल में एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वॉलंटियर्स हैं, दूसरे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग की बात चल रही है। अभी एनडीएमए के सहयोग से आपदा मित्र योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि इन सब योजनाओं से गांव स्तर पे, क्योंकि प्राइमरी रिस्पांस जो है वो गांव वाले या जो स्थानीय लोग हैं वही करते हैं। तो अभी अगर देखें तो हमारे पास गांव स्तर पे 16-17 हज़ार वॉलंटियर्स उपलब्ध हैं। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन को दुरुस्त करने के लिए करीब 250 के करीब जो सैटेलाइट फ़ोन्स हैं वो विभिन्न जो रेवेन्यू वर्कर्स हैं, तहसील में लोग काम कर रहे हैं, उनको दिए गए हैं। उसी के साथ साथ जो शेडो एरियाज़ में हमारे गांव हैं जहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो गांव स्तर पे भी 250 सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं। चारधाम यात्रा और उस पर प्री मानसून बारिश ने कई जगह यात्रा मार्ग को ध्वस्त कर दिया था। मानसून के समय में ये चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में चारधाम को जाने वाली रोड पर 37 लैंडस्लाइड जोन को प्राथमिकता पर रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और बात चारधाम यात्रा की भी कर लेते हैं। 2 साल बाद जब चारधाम की यात्रा शुरू हुई है तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने के लिए। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम का पाट खुलने से अब तक 2,31,663 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,89,815 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। बात गंगोत्री की अगर करें तो गंगोत्री धाम में अब तक 1,30,855 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 1,06,352 श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अंत कि कोई भी व्यक्ति का लगातार बंद रखा जाए, उसको अचानक छोड़ा जाए तो खुली हवा में जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो आज बहुत समय के बाद खुली हवा में आने का अवसर मिला, तो लोग अपनी श्रद्धा जो उनकी आस्था है चारों धामों के प्रति, उसके कारण ये एक बहुत बड़ा हुजूम इस बार चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा में वायरल हो रहे वीडियो बद्री केदार मंदिर समिति के लिए सिरदर्दी अब बनते जा रहे हैं। केदारनाथ से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं और नए विवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अपने कुत्ते को गोद में उठाए केदारनाथ धाम पहुंचे एक शख्स का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी यूट्यूबर का है जो केदारनाथ धाम में अपने कुत्ते के साथ पहुंचा था। इस शख्स ने खुद भी पूजा की और अपने कुत्ते को भी पूजा करवाई। पंडित जी ने कुत्ते को टीका भी लगाया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर समिति को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा और कुत्ते के पंजों से नंदी को छूने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो धार्मिक स्थल है उनकी मान्यताओं, उनकी गरिमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने जो मंदिर समिति के अपने मुख्य कार्याधिकारी हैं उनको लिखित में निर्देश जारी करे हैं कि वो इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई करें। वहीं यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई के बयान के बाद अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। एक और तीर्थ पुरोहितों ने कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया तो कुछ लोग मान रहे हैं कि जिस पुजारी ने कुत्ते को टीका लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुत्ते के पैर भगवान को डायरेक्ट जो है नंदी जी को छुआना एक बहुत बड़ा अपराध है और धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह से केदारनाथ में आने वाले भक्तों पे और इस तरह से कृत्य करने वालों पे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माना कि एक दायरा होता है इंसान को और जानवर का, तो उस आदमी को अगर
आप मंदिर समिति या कोई भी आप लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो संबंधित जो पुजारी है जो उसको टीका लगा रहा है उस पर भी तो आप कार्रवाई करें। केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की असीम आस्था बढ़ती जा रही है। वहीं अब कुत्ते के केदारनाथ धाम में पहुंचने की वीडियो से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। और खबर कोटद्वार से है। कोटद्वार नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल स्टेडियम के पास नगर निगम का ट्रंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जिसके चलते खिलाड़ियों को हर दिन गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही कूड़े की ढेर में आग लगने से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैल जाता है। हमारे सारे बच्चे फुटबॉल वाले, हॉकी वाले, क्रिकेट वाले, वॉलीबॉल और ये आर्चरी सब गेम चलते हैं, तो इस पे क्या होता है कि कभी इनमें आग लग जाती है, ये धुएं से बच्चों को पॉल्यूशन होता है, उससे दिक्कत होती है, इंडोर तक में अंदर धुआं चला जाता है। कूड़ा होने की वजह से हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा हर दिन चलता रहता है और पॉल्यूशन बहुत होता है। कूड़ेदान सामने हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ का हमारा शाम का आने रहता है, तो यहाँ गंद आती है, तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत बहुत होती है। और अब आपको यहाँ बताएं कि आंचल ब्रांड ने बुधवार को अपने नए प्रोडक्ट्स आंचल आइसक्रीम को देहरादून में लॉन्च कर दिया। इसके अलावा अपने सभी मिल्क प्रोडक्ट्स को नए पैकेजिंग में मार्केट में उतारा गया है, ताकि प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जा सके। इसके लिए अभी तक मार्केटिंग के लिए जो 10 लाख का बजट था उसे 5 गुना कर दिया गया, 50 लाख कर दिया गया। दरअसल डेयरी प्रोडक्ट्स के मामलों में उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली घाटे में चल रहे हैं। अमूल और मदर डेयरी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। तो हमने एक कोशिश करी है कि उसको हम आइसक्रीम पे डाइवर्सिफाई करें आंचल कर, और लोगों का क्योंकि विश्वास हमारे ब्रांड के साथ है तो मुझे विश्वास है कि हमारे आइसक्रीम को भी लोग पसंद करेंगे। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। इस न्यूज़ हेडलाइंस की प्रायोजक एसी चाहिए